आर यू एबल टू सी द स्क्रीन? आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। ओके। कल जो हमने पढ़ा था उसमें आपको कोई प्रॉब्लम आई हो तो अभी आप पूछ सकते हैं। किसी नो को भी? मैम, नो प्रॉब्लम। ओके। आज हम पढ़ेंगे बेसिक स्ट्रक्चर्स एंड एवोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बेसिक स्ट्रक्चर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन का और कैसे ये इवॉल्व हुआ है, उसके बारे में हम जानेंगे। कल हमने अमेंडमेंट्स के बारे में पढ़ा था। ओके। One thing that has had a long-lasting effect on the evolution of Indian constitution is the theory of the basic structure of the constitution. सबसे एक important चीज़ जो रही है जिसका बहुत समय तक हमारे देश के संविधान पर रहा है, वो क्या रहा है? बेसिक स्ट्रक्चर जो रहा है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका रहा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट, यानी काफ़ी समय तक जो इफेक्ट रहता है वो उसको बोलते हैं हम लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट। वो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर जो हमने जिस बेसिस पे हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को डिज़ाइन किया है उस पर रहा है। यू नो ऑलरेडी दैट द जुडिशरी एडवांस दिस थ्योरी इन द फेमस केस ऑफ केशव नंदा भारती। आपको पता है, जैसे हमने पहले केशव नंदा भारती के बारे में भी पढ़ा था, उसके केस के बारे में, किस तरीके से वो जुडिशरी और लेजिस्लेचर जो है वो आपस में एक दूसरे के अपोजिट आ गए थे। उससे भी इस चीज़ में काफ़ी इम्पोर्टेंस मिली है। ठीक है, इस कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम अप करने में या इसके अंदर अमेंडमेंट लाने में। दिस रूलिंग हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द इवोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द फॉलोइंग वेज। अब ये जो चीज़ थी उससे क्या एवोल्यूशन आए हैं, इसके अंदर क्या हमने चेंजेस करे हैं, वो अब हम पढ़ेंगे। It has set specific limits to Parliament's power to amend the Constitution. यहाँ पर क्या हुआ है, पार्लियामेंट की जो जितनी पावर्स थी कि वो कितनी बार कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकते हैं या उसके अंदर अमेंडमेंट ला सकते हैं, उसको लिमिट किया है। ठीक है, कि पार्लियामेंट ऐसा नहीं कि अपने अकॉर्डिंग जितनी भी चाहे एक बार कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करता रहेगा, उसकी पावर्स को लिमिट किया है। It says that no amendment can violate the basic structure of the constitution. ये बोला गया है कोई भी अमेंडमेंट इस तरह का नहीं होना चाहिए जिससे हमारे जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो बेसिक संविधान जिस चीज़ पर बनाया गया है उसको वॉयलेट करे या उसको हानि पहुंचाए या उसके अपोजिशन में जाए। It allows Parliament to amend any and all parts of the Constitution within this limitation. अब क्या था, ये पार्लियामेंट को अलाउ तो करता है कि वो अमेंड करे, ठीक है, कुछ हिस्से जो है कॉन्स्टिट्यूशन के, लेकिन उसको बाकी हिस्सों तक पहुंचने के लिए कुछ सर्टेन क्राइटेरिया को फॉलो करना पड़ता है, और कहीं कहीं पे उसको साफ मना कर दिया जाता है कि आप इस चीज़ को अमेंड नहीं कर सकते। बेसिकली अमेंड का मतलब ही यही होता है कुछ चेंजेस लाना, इम्प्रूवमेंट करना। It places the judiciary as the final authority in deciding if an amendment violates basic structure and what constitutes the basic structure. अब ये जुडिशरी को एक फाइनल अथॉरिटी, यानी जुडिशरी जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, वो जुडिशरी के अंदर आते हैं, उनको फाइनल अथॉरिटी यानी कि फाइनल पावर के तरह देखता है कि फाइनल डिसीजन जो होगा इनका होगा। वो डिसाइड करते हैं कि अमेंडमेंट जो है वो किस लेवल तक जाना चाहिए, क्या वो वॉयलेट तो नहीं कर रहा है हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को। ये सारा काम जुडिशरी का होता है, वो क्या है, फाइनल अथॉरिटी है। इस पैराग्राफ और इस पॉइंट के अंदर किसी को कोई दिक्कत आई हो तो पूछ सकते हैं अभी। किसी को भी कोई पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो अभी पूछ सकते हैं। ओके, बाकी बच्चे भी रिप्लाई करेंगे। चैट ऑप्शन का आपके पास है कि आप वहाँ जाके भी बोल सकते हैं, अगर आपको ऑडियो ओपन नहीं हो पा रहा है तो। नो मैम, नो ओके प्रॉब्लम। ओके ओके, कूल, ठीक है। अब है the Supreme Court gave the Keshav Nanda ruling in 1973. In the past 4 decades, this decision has governed all interpretations of the Constitution, and all institutions in the country have accepted the theory of basic structure.
अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, केशव नंदा को अपना सपोर्ट दिया था 1973 के अंदर, और पिछले 4 डेकेड से ये जो डिसीजन है चल रहा है, ठीक है, सारी चीज़ें जो है इसी पे बेस्ड है कॉन्स्टिट्यूशन की, और सारे इंस्टीट्यूशंस को जो है एक्सेप्ट करनी पड़ती है ये थ्योरी कि आप बेसिक स्ट्रक्चर को कॉन्स्टिट्यूशन के वॉयलेट नहीं कर सकते, कोई ऐसा कानून नहीं बना सकते या उस कानून के बारे में आप फाइल नहीं कर सकते जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जा रहा हो। और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी कई सारी चीज़ें पॉइंट्स होते हैं। In fact, the theory of the basic structure is itself an example of a living constitution. अब ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है, ये जो एग्जाम्पल है कि भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक स्ट्रक्चर है जिसको हमें फॉलो करना है, यही क्या एग्जाम्पल है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो क्या है, एक जीता जागता डॉक्यूमेंट है। कैसे है भाई? अब इसका एग्जाम्पल आज अगर हम अपने स्कूल के से देखें, लेकर के कंपेयर करें, तो हमारे स्कूल के अंदर भी बेसिक रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं हमें। जब हम स्कूल में एंटर करते हैं, एक क्राइटेरिया होता है जिसको फॉलो अप करके हम एडमिशन लेते हैं, देन उसके बाद में हमारी क्लासेस चलती है, और उसको हम वॉयलेट नहीं कर सकते, यानी हम उसको तोड़ नहीं सकते हैं। तो उसी तरीके से देश को चलाने के लिए भी बेसिक स्ट्रक्चर्स, रूल्स और रेगुलेशंस जो है वो फ्रेम किए गए हैं, और सबको बोला गया है कि आप इनको नहीं तोड़ सकते, कोई इस तरह की चीज़ आप नहीं कर सकते जो हमारे संविधान को तोड़े या संविधान के बनाए हुए कानून को तोड़े, ठीक है। देयर इज नो मेंशन ऑफ दिस थ्योरी इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हालांकि ये जो चीज़ है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो जीता जागता एक डॉक्यूमेंट है, इसके बारे में कोई भी थ्योरी नहीं दी गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है। इसको बोला क्यों गया है कि ये एक लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन है? क्योंकि इसके अंदर चेंजेस आते रहते हैं सिचुएशन के हिसाब से। अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है बहुत साल पहले, ठीक है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था। उस समय जो कंडीशंस चल रही थी या उस समय जो सिचुएशंस थी उसके हिसाब से उन्होंने, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने फ्रेम कर दिया इसको। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने इस चीज़ को भी ध्यान में रखा कि आगे जाके फ्यूचर के अंदर जब चेंजेस आएंगे, या जब फ्यूचर के अंदर कोई डिफरेंट कंडीशन होगी, सरकमस्टेंस आएंगे, तो उसके हिसाब से इसको ढाला भी जा सके, मोल्ड भी किया जा सके, ठीक है। इसीलिए इसको बोला जाता है एक लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन या लिविंग डॉक्यूमेंट, ठीक है। लेकिन इस चीज के लिए कोई परफेक्ट लाइन मेंशन नहीं की गई है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये भी ध्यान रखेंगे आप। इट हैज इमर्ज्ड फ्रॉम जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस। ये लाइन कहाँ से ली गई है? हमारे जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस, यानी जुडिशली हम जो चीजें कर रहे हैं उससे इसको कंपेयर करते हुए बोली गई है। Thus, the judiciary and its interpretation have practically amended the constitution without a formal amendment. इसीलिए जुडिशरी और जो उसका इंटरप्रिटेशन होता है, यानी काम करने का जो प्रॉपर तरीका है, उसको क्या बोला गया है कि वो क्या कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करता है बिना किसी एक फॉर्मल अमेंडमेंट के। All living documents evolve in this manner through debates, arguments, competition and practical politics. सारे लिविंग डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो किस तरीके से चेंज आते हैं उसके अंदर, इसी तरीके से इसी मैनर में चेंजेस आते हैं जब डिबेट्स यानी बहस होती है, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, कंपटीशन होता है, और पॉलिटिक्स के अंदर ये सारी चीज़ें देखी जा सकती है। क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जब भी हमने इस चैप्टर में अभी आगे पढ़ा था पहले भी, कि कोई भी चेंजेस अगर लाने होते हैं, कोई भी कानून अगर बनाना होता है, तो 2 तरह का फॉर्मेट फॉलो करना होता है। पहला तो ये जब जहाँ पे पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से आपको स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है तब होता है, और दूसरा क्या है, दूसरा में आपको स्पेशल मेजॉरिटी के साथ में लेजिस्लेचर के भी हाफ वोट्स चाहिए होते हैं। तो एक प्रॉपर प्रोसीजर के तहत होता है पार्लियामेंट के अंदर हर चीज़ के। अब आपने कोई कानून बनाना है तो आपको उसके लिए बहस करनी होगी, उसके प्रति आपको आर्ग्यूमेंट्स भी देने होंगे, आपको कई सारी चीज़ें देनी पड़ेंगी, फैक्ट्स एंड फिगर्स डिस्कस करने पड़ेंगे, उसके बाद ही ये चीज़ हो पाती है, ठीक है। Since 1973, the court has, in many cases, elaborated upon this theory of basic structure and given instances of what constitutes the basic structure of the Constitution in India. 1973 से ही कोर्ट जो है कई सारे केसेस में उन्होंने अपनी थ्योरी दी है कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, और कई सारे एग्जांपल्स दिए हैं कि कैसे ये बेसिक स्ट्रक्चर जो है इंडिया का वो उसको हेल्प कर रहा है उन
जो इन्होंने एग्जांपल्स दिए हैं उनको। अब जैसे केशव नंदा का केस था तो उसके हिसाब से यहाँ पे अमेंडमेंट लाए गए तो चीज़ों को फ्लेक्सिबल करा। हमारा कुछ हिस्सों में कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल है, यानी कि वो सिचुएशन के अनुसार चेंज किया जा सकता है, और कुछ केसेस में वो रिजिड है, यानी कि वो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं लाए जाएंगे। तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ना तो पूरी तरह से फ्लेक्सिबल है और ना ही पूरी तरह से रिजिड है, ये दोनों का एक मिक्सचर है। ठीक है, अभी तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो पूछ सकते हैं इससे अबव पैरा में और इस वाले पैरा में। नो मैम। ओके, नो मैम। okay, cool. In a sense, the basic structure doctrine has further consolidated the balance between rigidity and flexibility. अब बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसके लिए क्या थ्योरी दी गई है कि ये क्या है, बैलेंस है रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी के बीच में। बाय सेइंग दैट सर्टेन पार्ट्स कैन नॉट बी अमेंडेड, इस चीज को कहने का मतलब क्या है, सिंपली इस चीज को कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसे हिस्से हैं जो अमेंड नहीं किए जा सकते। इट हैज अंडरलाइन द रिजिड नेचर व्हाइल बाय अलाउइंग amendments to all others it has underlined the flexible nature of amending the process। यहाँ पर कुछ हिस्से जो हैं वो बिल्कुल रिजिड है नेचर में, यानी कि आप उनको चेंज नहीं कर सकते। स्टिल आप कुछ हिस्से जो है वो फ्लेक्सिबल हैं और आप उनको अपने प्रोसीजर के अनुसार उसको पूरे अमेंडमेंट के प्रोसेस के अनुसार उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो हो गया दोनों ही चीज़ों का एक मिला जुला मिक्सअप, बैलेंस। There are many other examples of how judicial interpretation changed our understanding of the Constitution। अब हमारे सामने कई सारे examples भी हैं कैसे judiciary जो है हमारे इस Constitution को समझने में मदद करता है। In many decisions, the Supreme Court had held that reservations in jobs and educational institutions cannot exceed 50% ऑफ द टोटल सीट्स। अब कई सारे केसेस में इसका एक एग्जांपल दिया गया है, उसमें क्या बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन सुना दिया है या दिया है कि जो जॉब्स के अंदर या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर जो रिजर्वेशन दिया जाता है पर्टिकुलर कास्ट के लोगों को या ट्राइब्स को, ठीक है, उनके लिए बोला गया है कि आपको अगर 100 सीट है तो उसमें से 50% ही आप उनको रिजर्वेशन के अंदर अलग अलग जो भी उनका परसेंटेज बैठता है उस हिसाब से आप रिजर्व कर सकते हो सीटों को। ठीक है, उस 50% से ज़्यादा आप उनको रिजर्व नहीं कर सकते। दिस हैज़ नाउ बिकम एन एक्सेप्टेड प्रिंसिपल, और ये जो प्रिंसिपल है ये अभी तक सबके द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया है। और मैंने आपको कल भी बताया था कि कैसे रिजर्वेशन जो है पहले 10 साल के लिए ही लागू किया गया था एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो या गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर हो, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर अमेंडमेंट आते आते अभी उसको हर बार 10 साल के लिए आगे बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंगली अभी तक कुछ तबके के जो लोग हैं उनको इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है, उनकी लिविंग कंडीशंस इम्प्रूव नहीं हुई है इसलिए। ठीक है, similarly, in the case involving reservation for other backward classes, the Supreme Court introduced the idea of creamy layer and ruled that persons belonging to this category were not entitled to benefits under reservation। अब उसी तरीके से जहाँ पर रिजर्वेशन पहले दिया गया है, कुछ उसी तरह के केसेस में ये देखा गया है कि बैकवर्ड क्लासेस को तो रिजर्वेशन दिया जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ भी बोली है जो क्रीमी लेयर यानी अपर क्लास के जो लोग होते हैं जो अच्छी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं उनको किसी भी तरह का फ़ायदा नहीं दिया जाएगा इस रिजर्वेशन के तहत, यानी जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनको कोई रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। In the same manner, the judiciary has contributed to an informal amendment by interpreting various provisions concerning right to education। उसी तरीके से जुडिशरी ने कंट्रीब्यूशन दिया है, अपना एक इनफॉर्मल अमेंडमेंट किया है कि कई सारे प्रोविजन ला करके कि राइट टू एजुकेशन, राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड द राइट टू फॉर्म एंड मैनेज माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यहाँ पर भी क्या किए गए हैं, चेंजेस लाए गए हैं इसी तरीके से कि सबको एजुकेशन मिलना ज़रूरी है, सबको जीवन जीने का हक है, आज़ादी से जीने का हक है। ठीक है, ये सब क्या है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर माइनॉरिटी को मैनेज करते हुए दिए गए हैं।
These are instances of how ruling by the court contribute to the evolution of the constitution. ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं, इंस्टेंसेस हैं, ये बताते हैं कि कोर्ट कैसे काम करता है और कैसे उसने कॉन्स्टिट्यूशन को मतलब इवॉल्व करने में मदद करी है। इन दो पैराग्राफ्स में जो भी हमने ऊपर पढ़े उसमें कोई भी दिक्कत आई है किसी को तो अभी आप पूछ सकते हैं। कोई लाइन समझ में नहीं आई, कोई वर्ड समझ में नहीं आया तो पूछ लीजिए अभी। जो हमने अभी पढ़ा है टॉपिक, उसमें किसी को कोई परेशानी आई है तो पूछ सकते हैं। नो। सारे बच्चे जो हैं रिप्लाई करेंगे। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत है? नो मैम, नो प्रॉब्लम। मैम आ रहा है समझ। ओके ओके अब है कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। वी हैव डिस्क्राइब्ड आवर कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। व्हाट डज दैट मीन? हमने पढ़ा है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे चैप्टर का नाम भी यही है, कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। इससे क्या मतलब है? Among like a living being, this document keeps responding to the situations and circumstances arising from time to time. जैसे कि एक ह्यूमन नेचर होता है, ह्यूमन बींग्स होते हैं या लिविंग बींग्स होते हैं, जैसे वो सिचुएशन के अनुसार रिस्पॉन्स देते हैं, उसी तरीके से हमारा ये जो डॉक्यूमेंट है ये भी हमारी करंट सिचुएशन और सर्कमस्टेंसेस जो समय समय पे इसके सामने आ रहे हैं उसका रिस्पॉन्स दे रहा है। यानी कि अगर समय के अनुसार हमें किसी बदलाव लाने की ज़रूरत है तो वो ये डॉक्यूमेंट जो है उसके अंदर बदलाव आएगा और वो हमें रिस्पॉन्स की तरह देखा जाएगा। आवाज़ बहुत धीरे आ रही है। अब क्लियर आ रही है? यस मैम। ओके जैसे कि इसको कंपेयर किया जाए, जैसे कि आपको कोई सिचुएशन आपके सामने आती है, सपोज आपका एकदम से सरप्राइज टेस्ट जो है वो प्लान किया जाता है, ठीक है, और आपको बोला जाता है कि अब आपका सरप्राइज टेस्ट होगा, तो आप उसको रिस्पॉन्स देते हैं, उसके प्रति आपका एक रिएक्शन निकलता है। उसी तरीके से यहाँ पर भी कोई अगर सिचुएशन आ जाती है, किसी भी दो ऑर्गन या स्टेट्स के बीच में कोई कन्फ्लिक्ट हो गया, कोई डिस्प्यूट हो गया, तो उसके प्रति कोई चेंजेस लाने हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लाए जाते हैं, वो उसको रिएक्ट करता है, ठीक है। इसीलिए इसको बोला जाता है एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। लाइक अ लिविंग बीइंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिस्पॉन्ड्स टू एक्सपीरियंस। अब एक लिविंग बीइंग की तरह ही कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अपने रिस्पॉन्स देता है अपने एक्सपीरियंस से। In fact, that in the answer to the riddle we mentioned at the beginning about the durability of the Constitution, जैसे कि हमने शुरुआत ही समय में एक पहेली पढ़ी थी कॉन्स्टिट्यूशन की ड्यूरेबिलिटी के बारे में। Even after so many changes in the society, the Constitution continues to work effectively because of this ability to be dynamic and to be open to interpretations and the ability to respond to the changing situation. अब इतने सारे चेंजेस आने के बाद में, समाज में इतने सारे चेंजेस आने के बाद में, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अभी भी लगातार इफेक्टिवली काम कर रहा है। कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि इसके पास में एक एबिलिटी है कि ये डायनेमिक है, यानी कि चेंजेस इसके अंदर लाए जा सकते हैं। जो भी इसके सामने सिचुएशंस आ रही है उसको हैंडल करने में लायक है, या जो भी इसको लेकर के इंटरप्रेट किया जा रहा है उसको डील करने के लिए ये लायक है। इसीलिए इसको एक तरीके से बोला जाता है कि ये क्या है, एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। दिस इज अ हॉलमार्क ऑफ अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। और ये क्या है, एक हॉलमार्क की तरह है कि हमारा जो कंट्री है वो क्या है, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को फॉलो करती है, और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक हॉलमार्क है कि हाँ ये ही सबसे ऑथेंटिक चीज़ है, ठीक है।
और यहाँ पे जो भी ये डिसीजंस लिए जाते हैं उसका एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी देते हैं ये लोग कि किस वजह से इन्होंने किस जगह पे किस तरह के इन्होंने चेंजेस लाए हैं. In a democracy, practices and ideas keep evolving over time and the society engages in experiments according to these. अब democracy यानी जनतंत्र यानी कि for the people, by the people, of the people वाली सरकार है यहाँ पे, ठीक है, लोगों के द्वारा लोगों के लिए और लोगों से. तो यहाँ पे इस तरह की जो प्रैक्टिसेस की जाती हैं या आइडियाज़ जो हैं वो लगातार समय समय पे जो समाज से रिलेटेड हैं वहाँ पर कई सारे हम एक्सपेरिमेंट्स भी करते हैं और उसके अनुसार हम चेंजेस भी लाते हैं. और इसीलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उसके अनुसार ही ढलता भी जाता है. A constitution which protects democracy and yet allows for evolution of a new practices becomes not only durable but also the object of respect from the citizen. अब ये चीज़ आप इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को आप अच्छे से समझेंगे. इस लाइन को हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे. ये लाइन हमारे अच्छे से एक्सप्लेन कर रही है चीज़ों को कि किस तरह की बात यहाँ पे बोली जा रही है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारी डेमोक्रेसी को तो प्रोटेक्ट करता ही है, साथ में हमें ये भी मौका देता है कि हम अपने हिसाब से इसके अंदर चेंजेस ला सकें. ठीक है, जो सिर्फ ड्यूरेबल ही नहीं बल्कि हमारे साथ में हमारे सिटीजन्स को रिस्पेक्ट करते हुए चीज़ें हैं. सिर्फ लायक ही नहीं कि वो चल रही हैं काफ़ी समय तक, साथ ही साथ वो हमारे सिटीजन्स का रिस्पेक्ट भी और उनके हक को भी प्रोटेक्ट करते हुए चल रही है. द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज, हैज़ द कॉन्स्टिट्यूशन बीन एबल टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ एंड प्रोटेक्ट द डेमोक्रेसी. अब क्वेश्चन उठ रहा है क्या कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद को प्रोटेक्ट किया है या डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट किया है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. In the past 6 decades, some very critical situation arose in the politics and constitutional development of the country. पिछले कुछ दशकों से, पिछले कुछ 6 दशकों से हमारे यहाँ पे कई सीवियर कंडीशंस और सिचुएशंस आई हैं. ठीक है, वो पॉलिटिक्स के अंदर हो या कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट के लेकर के हो हमारे देश के अंदर. We have made a brief reference to some of these in this chapter already. हमने पहले ही इन चीज़ों के बारे में पढ़ लिया है इस चैप्टर में. In terms of constitutional legal issues, the most serious question that came up again and again from 1950 was about the supremacy of the parliament. जो सबसे important serious question जो उठता है हमेशा constitution के legal issues को लेकर के वो ये है कि parliament जो बनाया गया है 1950 में कि क्या parliament जो है वो सबसे supreme power है. In a parliamentary democracy, the parliament represents the people and therefore it is expected to have an upper hand over both executive and judiciary. Parliament जो है वो लोगों को represent करता है, इसीलिए माना जाता है कि parliamentary democracy के अंदर ये दोनों जो executive और judiciary जो दूसरे organs हैं उनके ऊपर है. At the same time, there is the text of the constitution and it has given powers to other organs of the government. उसी समय दूसरा टेक्स्ट जो है वो ये भी बताता है कि कुछ पावर्स जो हैं बाकी ऑर्गन्स को भी दी गई है. हमने पढ़ा था हम काफ़ी समय से समझते हैं कि हमारे गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी. तो यहाँ पर वही बात बोली गई है कि भले ही इसको बोला जाता है पार्लियामेंट को कि इनके अबव है, लेकिन बाकी ऑर्गन्स को भी पावर है, उनके पास में भी पावर्स दी गई हैं. अभी तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम आई है तो पूछ सकते हैं किसी भी चीज में. नो मैम. ओके, तो आज हम यहीं तक ही पढ़ रहे हैं. दैट्स ऑल फॉर टुडे. और आप अपनी प्रॉब्लम्स इकट्ठी कर लीजिएगा. जो भी हमने आज पढ़ा है उसके लेकर के आपको कोई भी दिक्कत आई है तो हम आपकी प्रॉब्लम्स जो हैं कल क्लास में डिस्कस करेंगे. Now I'm going to send you link for your another history class. Okay, students, have a nice day ahead. Thank you, ma'am. Welcome. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Welcome.